बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। हमने CVS पैथोलॉजी के अंदर वास्कुलाइटिस के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। अगर हमारी बॉडी में किसी भी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम वास्कुलाइटिस कहते होते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह की वेसल्स पाई जाती हैं। स्मॉल वेसल्स होती हैं, मीडियम साइज़ वेसल्स होती हैं और लार्ज साइज़ वेसल्स होती हैं। अगर तो हमारी बॉडी में स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस कहते होते हैं। और अगर हमारी बॉडी में लार्ज वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस कहते होते हैं। लार्ज वेसल्स के अंदर 2 डिजीज़ आ जाती हैं जो कि हमने पहले कर ली है। फर्स्ट डिजीज़ जो आ जाती थी वो जॉइंट सेल आर्टरीआइटिस आ जाती थी, जिसको हम टेम्पोरल आर्टरीआइटिस भी कहते थे, जिसके अंदर टेम्पोरल रीजन में टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो जाती थी। और जॉइंट सेल के अंदर जो मोस्टली अफेक्टेड एरिया होता था वो कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस होती थी, जिनमें से टेम्पोरल आर्टरी आ जाती थी, वर्टिब्रल आर्टरी आ जाती थी और ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ जाती थी। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में मीडियम वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस कहते होते हैं। अब मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस के अंदर 3 डिजीज़ आ जाती है। फर्स्ट डिजीज़ जो है वो है बुर्गर डिजीज़, जो कि हमने आज करनी है। सेकंड डिजीज़ जो आ जाती है वो होती है कावासाकी डिजीज़। थर्ड डिजीज़ जो आ जाती है वो होती है पॉलीएंजाइटिस नोडोसा। चलिए हम बुर्गर डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। बुर्गर डिजीज़ को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरियंस भी कहते होते हैं। थ्रोम्बो का वर्ड यूज़ होता है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। एंजाइटिस का वर्ड जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है कि आर्टरीज़ की इन्फ्लेमेशन हो रही है। और ओब्लिटेरियंस का वर्ड जहाँ पर भी आए इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। सो सिंपली हमें क्या पता चल रहा है कि बुर्गर डिजीज़ के अंदर आर्टरीज़ की इन्फ्लेमेशन होती है और उसके रिजल्टेंट आर्टरीज़ के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देख लेते हैं। बुर्गर डिजीज़ इज़ ए कंडीशन in which involved inflammation or thrombus of the medium size artery of the extremities। मीन्स क्या कि बुर्गर डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी में अपर और लोअर लिम्ब की मीडियम साइज वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम इनके अंदर एज ऑनसेट देख लेते हैं। वास्कुलाइटिस के टॉपिक के अंदर एज ऑनसेट बहुत मैटर करती है। जैसा कि हमने लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस के अंदर पढ़ा था, वो उसके अंदर जो 2 डिजीज़ आती थी, एक जॉइंट सेल आर्टरीआइटिस आती थी जो कि मोस्टली फीमेल के अंदर ओल्डर एजेस में होती थी, और एक जो थी वो टाकायासु थी और वो भी मोस्टली फीमेल के अंदर होती थी और यंगर एजेस में होती थी। मीन्स क्या कि लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस की जितनी भी डिजीज़ है वो मोस्टली फीमेल के अंदर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। मगर ये जो बुर्गर डिजीज़ है ये मोस्टली मेल के अंदर यंगर एजेस में होती है। मीन्स क्या कि ये फीमेल के अंदर कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। मोस्ट कॉमनली इन मेल लेस देन 40 ईयर्स। देन हम इसके काजेज़ देख लेते हैं कि वो कौन कौन से काजेज़ हैं जो कि बुर्गर डिजीज़ करवा सकते हैं। जो इसका फर्स्ट काज आ जाता है वो है इडियोपैथिक। मीन्स क्या कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसका एग्जैक्ट काज अभी तक अननोन है, मगर डॉक्टर्स का ये बिलीव किया जाता है कि स्मोकिंग के अंदर या फिर तंबाकू के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को इरिटेट करते हैं और ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग करवा देते हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड काज आ जाता है वो है आर्थीरोस्क्लेरोसिस। आर्थीरोस्क्लेरोसिस। अब आर्थीरोस्क्लेरोसिस क्या कंडीशन है? आर्थीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर
हमारी आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और आर्टरीज़ का एरिया जो होता है वो नैरो हो जाता है और आर्टरीज़ जो होती है वो हार्ड और स्टिफ हो जाती है। तो वो कहते हैं कि एक तरह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी बुर्गर डिजीज़ करवा सकती है। उसके बाद इसका जो थर्ड काज है वो आपने कभी नहीं भूलना और यही आपकी बुक के अंदर फर्स्ट एड के अंदर दिया हुआ है, और वो क्या है? क्रॉनिकली स्मोकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर इदनान जो है वो ओपीडी कर रहे हैं, इनके पास एक पेशेंट आता है जो कि क्रॉनिकली स्मोकर है। अब स्मोकिंग के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को इरिटेट करते हैं और ब्लड वेसल्स को हार्ड बना देते हैं, रिजिड बना देते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स हार्ड और रिजिड हो जाएंगी, हमें पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर 3 तरह की लेयर्स होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो ट्यूनिका इंटीमा होती है, सेकंड जो आ जाती है वो है ट्यूनिका मीडिया, थर्ड जो आ जाती है वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है और ये मस्कुलर लेयर होती है। ये हमारी ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती है। तो अगर स्मोकिंग की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ड हो जाती है और हमारी ब्लड वेसल्स में ट्यूनिका मीडिया जो है वो डैमेज हो जाती है, तो फिर एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारा हैंड है, सपोज कर लें कि ये अल्नर है और ये रेडियल बोन है। अब ये जो है ये डिजिट्स हैं, सपोज करें। अब ये हमारे हैंड को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज और वेन्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है वो क्रॉनिकली स्मोकर है। अब उसके अंदर होता क्या है कि अगर ट्यूनिका मीडिया जो कि हमारी वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है, तो अगर उसकी डैमेजिंग हो जाती है तो हमारी वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी तो वेसल्स जो होंगी वो एक तरह से स्पाज्म कर जाती है, मींस क्या कि कंस्ट्रिक्ट कर जाती है और इनका एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, एरिया नैरो हो जाता है और वेसल्स थिक हो जाती है। तो जब वेसल्स का एरिया कम होगा तो ब्लड जो होगा वो आगे फ़्लो नहीं करेगा। जब ब्लड आगे फ़्लो नहीं करेगा तो एक पर्टिकुलर एरिया को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो होगी उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब पर्टिकुलर एरिया को ऑक्सीजन उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में हर ऑर्गन्स को एक डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो जब ब्लड उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डिमांड को पूरा नहीं करेगा तो उस पर्टिकुलर एरिया पे ऑर्गन्स की डैमेजिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस हैंड की आर्टरीज जो है वो स्पाज्म कर जाती है और ब्लड जो वो आगे फ़्लो नहीं करता, तो जब आगे डिजिट्स को ब्लड नहीं मिलेगा हैंड के, तो एक तरह से इनकी ऑटो एम्प्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। मींस क्या कि सेल्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब सेल्स के डिजिट्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये बंदा फिर हैंड क्लोडिकेशंस मींस क्या कि मसल्स क्लोडिकेशंस की कंप्लेन करता होता है। ये बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे ना हाथों में पेन बहुत ज़्यादा होती है। जब हैंड्स को आगे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो जब आगे डिजिट्स को उनकी ऑक्सीजन की डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो एक तरह से फिर वहाँ पे ऑटो एम्प्यूटेशन होगी। मींस क्या कि उनके सेल्स की नेक्रोसिस होगी। उसके बाद हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट आ जाता है इस्कीमिया। जब आर्टरीज की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, आर्टरीज का एरिया जो होगा वो नैरो हो जाएगा, तो एक तरह से ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा तो ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी। तो जब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम होगी तो उस कंडीशन को हम इस्कीमिया कहते होते हैं। उसके बाद जो सेकंड काज आ जाता है वो होता है मसल
क्लॉडिकेशन, मसल क्लॉडिकेशन। ये पेशेंट जो होता है ये मसल पेन की कंप्लेन करता होता है। जब इसके अपर और लोअर लिम्ब की मसल्स को ब्लड सप्लाई ही नहीं होगी तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो एक तरह से पेशेंट को मसल पेन होगी। उसके बाद फटीग, देन ऑटो एम्पुटेशंस ऑफ डिजिट्स, एम्पुटेशन ऑफ डिजिट्स मीन्स क्या कि जब हैंड्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया की डैमेजिंग की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वेसल्स का एरिया जो होगा वो नैरो हो जाएगा, तो एक तरह से ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो हैंड्स को आगे उनके हैंड्स के डिजिट्स को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो एक तरह से वहाँ पर सेल्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स क्या कि हैंड्स के अपने ही सेल्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम ऑटो एम्पुटेशंस ऑफ डिजिट्स कहते होते हैं। 5 नंबर पे फ्लेबाइटिस आ जाता है। फ्लेबाइटिस मीन्स क्या है, वेन्स की इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स। देन रेनॉइड फिनोमिना आ जाता है। रेनॉइड फिनोमिना। अब रेनॉइड फिनोमिना क्या होता है? सपोज करें कि ये आपका हैंड है, ये अल्नर बोन है और ये रेडियल बोन है। अब ये आपकी हैंड को ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक हो गया। अब सर्दियों में क्या होता है, हमें पता है कि किर्गिस्तान में जिस तरह स्नोफॉल होती है तो सर्दियों में टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है और बाहर इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी जो है वो सुबह सुबह जाते हैं और बगैर ग्लव्स के जाते हैं तो ड्यू टू कोल्ड इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारी वेसल्स की जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वेसल्स का एरिया जो होगा वो कम हो जाएगा। जब वेसल्स का एरिया कम होगा तो ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो आगे हैंड्स के डिजिट्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती होती है। तो जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो हैंड्स के डिजिट्स जो होते हैं वो वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर ये कंटिन्यूसली काम चलता रहे, शुरू में तो वाइट रहते हैं क्योंकि जो ब्लड डिजिट्स में पहले स्टोर होता है वो अपने काम की ज़रूरत के मुताबिक वो मिलता रहता है डिजिट्स को। लेकिन अगर ये मैकेनिज़्म चलता रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पर ब्लड जो पहले स्टोर होता है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि आपके हाथ जो होते हैं उनके डिजिट्स जो होते हैं वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही हम हैंड्स को हीटर के पास लेके जाते हैं तो हमें पता है कि हीट जो होती है ये वेजो डायलेटर करवाती है। तो जैसे ही हमारी वेसल्स डायलेट करती हैं तो इनके अंदर ब्लड फ्लो करना फिर से नॉर्मल रूटीन की तरह ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो जब ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा तो डिजिट्स को ब्लड एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक मिलेगा। तो फिर दोबारा से हैंड्स जो होते हैं वो रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मोस्टली इसको हम रेनॉइड फिनोमिना कहते होते हैं। और ये मोस्टली हमें ईयर को भी देखने को मिलता होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे जो कान होते हैं वो भी ब्लू हो जाते हैं। उसकी भी यही रीज़न होती है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड फ्लो जो होता है वो ऑर्गन्स को डिक्रीज़ हो जाता होता है। इसी तरह हमें नोज़ भी जो होता है वो ब्लू देखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी यही काम होता है। मोस्टली जो होता है ये हैंड और फुट के डिजिट्स में हमें देखने को मिलता होता है। तो इस कंडीशन को हम रेनॉइड फिनोमिना कहते होते हैं। देन लास्ट पे जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलता होता है वो होता है सेगमेंटल थ्रोम्बस वैस्कुलाइटिस। मीन्स क्या कि आर्टरीज की जो ब्लड वेसल्स की जो
इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो वहाँ पर थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, मीन्स क्या कि क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखें, सपोज करें कि ये एक ब्लड वेसल्स है और इसकी इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, और बुर्गर डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक क्लॉट यहाँ पर बना है और फिर कुछ जगह छोड़ के दूसरा क्लॉट जो है वो यहाँ पर जाकर बन जाता है। इसी तरह फिर आगे कुछ स्पेस छोड़ के तीसरा क्लॉट जो है वो यहाँ पर जाकर बन जाता है। इसी तरह फिर कुछ स्पेस छोड़ के चौथा क्लॉट जो होता है वो आगे जाके बन जाता है। तो इस कंडीशन को हम सेगमेंटल थ्रम्बस कहते होते हैं। मीन्स क्या कि ऐसा थ्रम्बस जो कि कुछ फासला छोड़ के बने, इसको हम सेगमेंटल थ्रम्बस कहते होते हैं। अब हम इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं कि हमने लैब्स डायग्नोज क्या करवाना होता है। फर्स्टली हम इस बंदे की हिस्ट्री लेंगे। इस बंदे की हम हिस्ट्री लेंगे क्योंकि हमने इसके काज के अंदर पढ़ा कि अगर कोई बंदा क्रोनिकली स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी वेसल्स को हार्ड बना देते हैं और वेसल्स का एरिया कम करवा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ये बुर्गर डिजीज़ करवा सकते हैं। तो इसलिए हम हिस्ट्री में पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो स्मोकर तो नहीं है, मीन्स क्या कि वो स्मोकिंग तो नहीं करता। उसके बाद सेकंड क्या, हम एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। एंजियोग्राफी, अब एंजियोग्राफी हमें बताएगी कि इन्फ्लेमेशन की वजह से वेसल्स का एरिया कितना के नैरो हुआ पड़ा है। उसके बाद हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं। देन हम सीबीसी भी करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी हमें इंक्रीज लेवल ऑफ एरिथ्रोसेडिमेंट्री रेट बताएगी। मीन्स क्या कि इस बंदे के अंदर एरिथ्रोसेडिमेंट्री रेट जो होगा वो इंक्रीज होगा, एरिथ्रोसेडिमेंट्री रेट। देन हम इस बंदे के अंदर ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्टली तो आपने इस बंदे को सजेशन करनी है स्मोकिंग की। मीन्स क्या, सजेशन का मतलब होता है रोकना। आप इस बंदे को कहेंगे कि भाईजान आप अपनी स्मोकिंग कम कर दे, और याद रखें कि क्रोनिकली जो स्मोकर पेशेंट होता है आपने उसको एक यकदम स्मोकिंग जो है वो नहीं छुड़वानी और ना ही वो छोड़ सकता है, क्योंकि स्मोकिंग छोड़ना इतना आसान नहीं होता एक बंदे के लिए जो क्रोनिकली स्मोकिंग कर रहा है। आप उसे कहेंगे कि भाईजान आप ऐसे करें, जहाँ पे आप 20 सिगरेट पी रहे हैं एक दिन की, वहाँ पे आप ऐसा करें कि आप 10 पीना स्टार्ट कर दें। जब वो 10 पीना स्टार्ट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन बाद आप कहेंगे कि भाईजान आप 5 पीना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह आपने उसका माइंड सेटअप करना है। और उसके बाद आप एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देंगे, एंटी प्लेटलेट ड्रग। आपको पता है कि इस बंदे में वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए आप इस बंदे को एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देंगे। देन हम वेजो डायलेटर देंगे। अब वेजोडाइलेटर क्यों देंगे, हमें पता है कि इस बंदे के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, जिसकी वजह से आर्टरीज का एरिया जो है वो तंग हो रहा है, जिस वजह से ब्लड सप्लाई आगे ऑर्गन्स को नहीं मिल रही। तो इस वजह से हम इस बंदे को वेजोडाइलेटर देंगे। जब वेजोडाइलेटर देंगे तो आर्टरीज का एरिया खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड अपनी नॉर्मल फ्लो के अंदर, नॉर्मल रेंज के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब हम इसको बुक्स के ऊपर से नोट एक तरह से रीड कर लेते हैं। सो ये देखें, हमने आज बुर्गर डिजीज़ को पढ़ा जो कि मीडियम वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। बुर्गर डिजीज़ को हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरियंस भी कहते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, एंजाइटिस का वर्ड यूज़ होता है वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाना, ओब्लिटेरियंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन का हो जाना। मीन्स क्या कि ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उस वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन बन जाती होती है।
अभी ये क्या होता है कि इसका जो मोस्ट कॉमन काज जो है वो आपने कभी नहीं भूलना कि जो बंदा क्रोनिकली स्मोकर होगा उसके अंदर ये बुर्गर डिजीज़ हमें देखने को मिलती होती है, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के एरिया को नैरो करवा देते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स का एरिया नैरो होगा तो ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो आगे ब्लड सप्लाई कम होगी। इसी तरह मैंने आपको कहा कि ये डिज़ीज़ जो होती है ये मोस्टली मेल के अंदर लेस देन 40 ईयर्स में हमें देखने को मिलती होती है। उसके बाद क्या आ जाता है कि इंटरमिटेंट क्लोडिकेशंस लीड टू गैंग्रीन। तो जब एक तरह से क्लोडिकेशंस होगी, जब आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी डिजिट्स को, तो एक तरह से वो गैंग्रीन हो जाएगी बंदे को। उसके बाद क्या आ जाता है कि ऑटो एम्प्यूटेशंस ऑफ डिजिट्स। जब हैंड्स के डिजिट्स को मीन्स क्या कि फिंगर्स को ब्लड सप्लाई आगे नहीं होगी तो एक तरह से वो उनके सेल्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम ऑटो एम्प्यूटेशंस कहते होते हैं। इसकी क्या रीज़न है, जब आगे इनको ब्लड सप्लाई नहीं होगी, इनकी डिमांड के मुताबिक इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो सेल्स जो होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो एक तरह से उनकी नेक्रोसिस होगी, डेथ होगी। उसके बाद फ्लेबाइटिस होगी इस बंदे को, रेनॉइड फिनोमिना जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इस बंदे के अंदर सेगमेंटल थ्रोम्बोसिस वेस्कुलाइटिस होती है, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी होगी वेसल्स की, वहाँ पर हमें कुछ कुछ फासला छोड़कर हमें थ्रोम्बस मिलते हैं, मीन्स क्या कि क्लोट मिलती है वेसल्स के अंदर। ट्रीटमेंट के अंदर हम सजेशन करते होते हैं स्मोकिंग की और वेजोडाइलेटर भी देते होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा। जब आप क्लिनिकल साइंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वेजोडाइलेटर भी लिखा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुर्गर डिजीज़।